आलोक, इस इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल में एक चीज जो बहुत ही एक तरीके से डैमेजिंग मुझे लगती है, जो इकोनॉमिक्स की बात है, जो वो तो एक अलग तरीके का सवाल है, बिजनेस का सवाल, इंडस्ट्री का सवाल तो बिल्कुल अलग तरीके का सवाल है। लेकिन जब वो देश की कहते हैं क्लीन गवर्नेंस चाहिए, आपको सड़क चाहिए लेकिन संस्थाएं भी चाहिए, तभी हो सकता है। क्लीन गवर्नेंस चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। और पिछले सालों में भारत में चेक एंड बैलेंस का सिस्टम कमजोर हुआ है। ये जो क्वेश्चन मार्क अडानी के माध्यम से भारत के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम पर लगा है और साथ ही साथ पॉलिटिकल सिस्टम पर लगा है, वो कितना डैमेजिंग आपको लगता है? जो वो कह रहा है, देखिए वहां पे जो सबहेडिंग लगी है, लाइसेंस राज टू साइलेंस राज, मतलब कि अब जो सवाल उठाए उसको साइलेंस करा दिया जाए, उसको चुप करा दिया जाए। ये और वो आपने जो कहा एग्जैक्टली वही लाइनें वो कह रहे हैं। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये सवाल हम सब पूछ रहे हैं कि अडानी ने क्या किया और अडानी पर जो इल्जाम है वो क्या है। ये एक अलग किस्सा है, माफ कीजिएगा। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार की एजेंसीज क्या कर रही हैं, रेगुलेटर्स क्या कर रहे हैं, ये ज्यादा चिंताजनक सवाल है। क्योंकि जब बड़े पैमाने पे आप इसका असर देखना चाहेंगे, माफ कीजिए, तो भारत में पैसा लगाने वाले जो विदेशी लोग हैं, वो एफडीआई हो या एफपीआई हो, वो एक ऐसी जगह पैसा लगाना चाहते हैं जहां के बारे में उन्हें ये भरोसा हो, एक यहाँ पॉलिसी कंटिन्यूटी होगी, दूसरा यहाँ कोई ऐसे खेल नहीं होते हैं जिनकी वजह से आपका पैसा कल को किसी मुसीबत में या लिटिगेशन में फंस जाए। और ये छोटा मोटा पैसा नहीं है जो अभी सौरभ कह रहे थे। तो उसकी जो दूसरी रिपोर्ट है इकोनॉमिस्ट की, अगर आप उसको देखिए तो वो कहते हैं कि साहब अडानी के इन्वेस्टमेंट पूरे भारत में बिखरे हुए हैं। एक नक्शा लगाया हुआ उन्होंने भारत का। 7% जो भारत की 500 बिगेस्ट लिस्टेड फर्म्स हैं उनमें से जो कैपिटल स्पेंडिंग हो रही है उसमें 7% अडानी का है। जो 2030 तक ग्रीन इन्वेस्टमेंट $70 बिलियन का करने का इन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है, जो सरकार एक ग्रीन सुपर पावर बनाने की तैयारी कर रही है। सीएमआई को वो कोट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अडानी वैसे तो भारत में जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन है, यानी जितने प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उनमें 3% बाई वैल्यू उनका आ रहा है, लेकिन जो नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उनमें 10% हिस्सेदारी अडानी की है, जो पिछले वित्त वर्ष में यानी मार्च 22 में खत्म हुए वित्त वर्ष में जो नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं उनमें से 10% हिस्सेदारी अडानी के नाम है। इसका मतलब है कि भारत की पूरी इकोनॉमी को आप जब बिग पिक्चर देखते हैं तब भी आप अडानी को आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक कोई प्लेयर जो टू बिग टू फेल वाला मामला है। टू बिग टू फेल यूं नहीं, यूं सुनने में लगता है कि साहब इतना बड़ा है कि फेल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। टू बिग टू फेल का अर्थ होता है कि वो अगर फेल हो गया तो उसका असर बाकी लोगों पर, बाकी इंडस्ट्रीज पे, उससे इतनी चीजें जुड़ी होती हैं कि उसका बहुत विध्वंसकारी असर हो सकता है, भारी नुकसान हो सकता है। और इसके उदाहरण देखिए, आज कांग्रेस पार्टी ने फिर 3 सवाल जारी किए हैं भारत सरकार के लिए, लेकिन वही सवाल यहां भी उठ रहे हैं कि अडानी के 7 एयरपोर्ट हैं जो 23% इंडिया का पैसेंजर ट्रैफिक हैंडल करते हैं। 1 दर्जन पोर्ट्स हैं जो 30% इंडिया का इंटरनेशनल फ्रेट हैंडल करते हैं। सीमेंट बिजनेस उन्होंने जो एक्वायर किया है हाल में, तो वो मिला के 14 से 20% भारत का टोटल सीमेंट प्रोडक्शन कर रहे हैं। और भारत का 30% अनाज अडानी के गोदामों में रखा हुआ है, जो इनके वेयर हाउसेज हैं। उसके मालिक हैं वो या नहीं, है अलग बात है। और इलेक्ट्रिसिटी, जो फॉसिल फ्यूल की इलेक्ट्रिसिटी है, उसके ये प्राइवेट जनरेटर्स में से सबसे बड़े हैं। वो कितना परसेंटेज है अभी सौरभ ने बताया, तो मैं उस डेटा में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन इतने काम और इतनी तरफ और इतनी तेजी से कर रहे हैं। आपको दिखता है ना, हम सबको दिखता है कि जहां आपने अडानी का, हम सब ने अब से 10 15 12 साल पहले बहुत कम लोगों ने नाम सुना था। अब आप बिना अडानी की शक्ल, मतलब अडानी का बोर्ड देखे, आप भारत के किसी बड़े शहर में घूम नहीं सकते हैं, निकल नहीं सकते हैं। तो ये जो परिस्थिति है, और साथ में इसके लिए बताया गया है कि साहब वो कह रहे हैं, इन इट इज दिस एबिलिटी टू चार्ज थ्रू द मोरास ऑफ रेगुलेशन, लीगल रैंकलिंग एंड ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया दैट रियली डिस्टिंग्विशेस फर्म्स लाइक अडानी। मतलब ये सरकार के मकड़ जाल में से तेजी से निकल के अपनी रफ्तार पकड़ने का जो जो कला है। और ये कला कहां से आती है, ये तो सब समझते हैं। ये कला सीधे रास्ते से नहीं आ रही है। जाहिर है
कि इसके लिए कोई पीछे से उनको सहारा मिल रहा है जिसकी वजह से, और वहीं से सवाल उठते हैं कि जो इकोनॉमिस्ट की पहली रिपोर्ट का अंत जहां हो रहा है, जिसका जिक्र आपने किया, कि क्लीन गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी वो अगर नहीं दिख रही है तो फिर वो चिंता खड़ी होती है। और इसमें आगे वो जेम्स क्रैबरी की किताब का जिक्र कर रहे हैं जिसमें वो कहते हैं द बिलियनियर राज, यानी अरबपतियों का राज, जो भारत के टाइकून्स की जो तरक्की है उसको प्रोफाइल करती है। इसका अर्थ ये हुआ कि फिर ये कहानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे रेगुलेशन और गवर्नेंस का सवाल उठाती है, तो भारत में ये अमीर गरीब की खाई का सवाल उठाती है। और ये मैसेज जाने की बात है कि साहब इस सरकार में तो अमीर ही अमीर हो रहे हैं, ये और वो होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बिल्कुल क्या सरकार उसके लिए जिम्मेदार है? अभी तक सरकार ये कह के चलती थी भाई हम क्या कर सकते हैं, ये बढ़ बिल्कुल। रहे हैं ये, और वो बताते हैं मेहनत मेहनत और मेहनत उनका फॉर्मूला है। लेकिन अब ये दिख रहा है, और ये रिपोर्ट्स आकर यही निकाल रही है ना। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की दिक्कत यह है कि वो 106 पेज की ऐसी टेक्निकल भाषा में लिखी हुई रिपोर्ट है कि उसको पढ़ना मेरे जैसे आदमी के लिए भी बहुत मुश्किल काम था। राजीव रंजन इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि वो रिपोर्ट, उससे जुड़ी तमाम जानकारी इन्होंने पढ़ी लिखी और खंगाल के सामग्री निकालते हैं। लेकिन जब ये बात इतनी साधारण भाषा में अगर कही जाने लगेगी कि भाई तुम गरीब होते जा रहे हो और वो अमीर होते जा रहे हैं, और इसके पीछे काफी बड़ा घोटाला है, और सरकार सब कुछ जानते बूझते भी कुछ कर नहीं रही है, देखकर भी अनदेखा कर रही है, ये मैसेज अगर इस तरह से जाएगा तो फिर जाहिर है वो सरकार के लिए भी मुश्किल पैदा करेगा। और बिल्कुल। अगर ये संकट कहीं और बढ़ गया, जो अभी अभी क्षमता तो दिख नहीं रहा, भारत की टोटल अगर बाकी स्टॉक मार्केट में फैल गया ये बिकवाली का संकट, तो फिर बिल्कुल उससे और मुसीबत बड़ी हो सकती है। बिल्कुल।